तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे और लॉकडाउन के फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। पढ़ पढ़ के बैंड बजा दो यारो, ठीक है। क्योंकि एक दिन जो है कुदरत रब आपकी ज़रूर सुनेगा। तो लॉकडाउन का फ्री टाइम चल रहा है, आप लोग सब घर पे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं टैक्स गुरु चैनल पर। सब्सक्राइब कर लेना और प्यार की घंटी भी बजा देना। सामने ही होगी, एक बार घंटी ज़रूर बजाना, क्योंकि बजाओगे तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो डेफिनेटली लिंक आपके पास जाएगा और आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है। तो जो ये वीडियो है ये मैं बनाने वाला हूँ या आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना चैप्टर वाइज चला जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मैं करा ही रहा हूँ साथ में। CTET के पुराने जितने भी पेपर हैं वो सारे मैंने सोल्ड की कर लिए हैं। टैक्स गुरु चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना। और HCET के क्वेश्चन पेपर भी डले हुए हैं साथ में। CDP का फुल कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ में मैथमेटिक्स के कुछ वीडियोज़ हैं, इंग्लिश के कुछ वीडियोज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो तैयारी काफ़ी अच्छी चलेगी अगर आप टैक्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, ठीक है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको CDP में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। आता तो मुझे भी कुछ भी नहीं है यारो, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज थोड़ी बहुत है तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल मज़े में, बिल्कुल मज़े में पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दूंगा, तो साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने की आदत डालो, ये टिप नंबर 1 है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे CTET की है बात हो, चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग बना लो, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम ये है, इतना बड़ा सा नाम है, डर मत जाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए बिल्कुल ईजी बना दूँ। चाइल्ड ग्रोथ का क्या मतलब, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड ग्रोथ। लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड ग्रोथ। देखो चाइल्ड ग्रोथ का मतलब अगर आपको नहीं पता, वैसे पता ही होगा, चाइल्ड ग्रोथ बड़ी सिंपल सी टर्म है। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो काफ़ी अच्छा ही होगा। कि मान लो जैसे कि आपके बाल तो बढ़ते ही होंगे यार, आपकी हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ है एक प्रकार की। बच्चा जब छोटा होता है तो ये ग्रोथ बचपन से ही होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बच्चा जब जन्म लेता है जब ही ग्रोथ नहीं होती, एक्चुअली में जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तभी से ही ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो होती है चाइल्ड ग्रोथ एक्चुअली में, ठीक है। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है, देखो ग्रोथ एक अलग चीज़ होती है और डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होती है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आज इस वीडियो लेसन में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अभी जो है आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख लें कि चाइल्ड ग्रोथ एक अलग चीज़ होती है और डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत होते हैं। देखो हर जब जो भी इस नेचर में कोई चीज़ होती है तो विदाउट प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों के अपेक्षा नहीं होती, विदाउट प्रिंसिपल के कोई चीज़ नहीं होती संसार में, ठीक है। अगर डेवलपमेंट कोई चीज़ है तो उसके कुछ प्रिंसिपल भी हैं, वो सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे। इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होते हैं बेसिकली वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक्चुअली साइकोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चाइल्ड CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो हालांकि होती तो पैडागोजी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बच्चों की डेवलपमेंट हमें समझनी है, ठीक है। क्योंकि कल को आप टीचर बनेंगे, ठीक है। आप मान लो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, मान लो आप प्राइवेट टीचर हैं या फिर गवर्नमेंट टीचर हैं, कुछ भी है। जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, लेक्चरार हूँ, मैं फिजिक्स टीच करता हूँ मैं, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जब तक आप किसी भी बच्चे के मानसिक स्थिति को नहीं समझोगे, आप उसके ब्रेन को नहीं पढ़ोगे,
तो बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि आप एक क्लास के अंदर 30 बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है, आपको मल्टीपल पीरियड्स लेने पड़ेंगे, और ट्यूशन सेंटर है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, फिर तो पूरा दिन आप टीचिंग में ही रहते हो। तो बच्चों के अंदर अगर कोई चीज़ आपको डेवलप करानी है, ठीक है, तो वो सारी आपको CDP ज़रूर पढ़नी चाहिए, पढ़नी पड़ेगी। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फिर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसको ना ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वो गलती कर जाते हैं। इसको ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, या ऊपर ऊपर से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको एग्ज़ाम में जितना चाहिए होता है केवल उतना ही वो ज्ञान लेते हैं। इसको अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। तो मेरी कोशिश मेरे चैनल पर यही रहती है कि आपको हर चीज़ सिखाई जाए, विद कॉन्सेप्ट के साथ सिखाई जाए, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ सिखाई जाए, तो सारी चीज़ें हों, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बखान कर दिया चीज़ों का। तो ये है चैप्टर नंबर 1, नाम तो आपको पता ही चल गया है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस। ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो कि बिल्कुल जीरो समझते हैं अपने आप को CDP के अंदर, तो वो विद नोट्स बना बना के अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कम विद मी, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि भाई हम बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या हमारे जीवन के अंदर इसका क्या औचित्य है। ह्यूमन्स आर नॉट स्टेटिंग बींग्स, ये हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं वो स्टेटिंग बींग्स नहीं है। स्टेटिंग बींग्स का मतलब होता है कि वो रुके हुए नहीं है, कि भाई जन्म ले लिया और उनके अंदर कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। बदलाव होता है, हम सभी के अंदर बदलाव होता है, ठीक है। हमारी स्किन का कलर, हमारी हाइट, हमारे हेयर, सब कुछ जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हमारी मानसिक संतुलन भी चेंज होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। तो ह्यूमन्स आर नॉट स्टेटिंग बींग्स। चेंज इन साइज अपीरियंस, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। साइज़ में मैंने आपको बता दिया है। अपीरियंस मतलब उनके लुक में चेंज होता है। मान लो 10 साल का कोई लड़का है, तो वो दिखने में अलग होता है। मान लो वही बच्चा अगर 30 साल के बाद हो जाए तो एक बहुत बड़ा प्राणी बन जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्राणी बन जाता है। तो 10 साल के बाद अगर आप लुक देखोगे, 10, 20, 30 साल के बाद लुक देखोगे तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली में बदलाव होता है, ठीक है। और ये बदलाव इतना स्लो होता है, इतना ग्रेजुअल होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे 10 साल के बाद अगर हम उसको देखेंगे तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई हाँ, देयर इज़ समथिंग चेंजेस। डिफ़र्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये इंसान से दूसरे इंसान में जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। मान लो कोई 2 जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो एक बच्चा है A और दूसरा बच्चा है B। एक्चुअली में होगा क्या कि दोनों का जो ग्रो होने का जो स्टाइल है, जो ग्रो होंगे दोनों के दोनों, वो बिल्कुल डिफरेंट रेट पे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि जो B बच्चा है वो ज़्यादा हाइट मार जाए A बच्चे के मुकाबले। हो सकता है A बच्चा जो है वो ज़्यादा गोरा हो, B बच्चा थोड़ा सा काला हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो A बच्चा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, हो सकता है B बच्चा जो है इतना सक्सेसफुल ना हो। तो ये सारे चेंजेस होते हैं इंसान के अंदर, जो चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रोथ को। भाई ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। ग्रोथ मैं आपको अगर एक शब्द में बताऊं तो ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है, मतलब जिसको मेजर किया जा सके। मान लो आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं ना, किसी से भी मेजर कर लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंची टेप से मेजर कर सकते हैं, आप किसी से भी मेजर कर लो, ठीक है, आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ को एक्चुअली में मेजर किया जा सकता है। मान लो आपके नाखून बढ़ रहे हैं, तो अब कितने नाखून बढ़ रहे हैं तो आपको पता है ना, आप उसको मेजर कर सकते हैं। कि कोई भी चीज़ हो मेजरेबल है, ठीक है, वो क्या है, मेजरेबल है, तो वो चीज़ ग्रोथ होगी, ठीक है। सिंपल सा लिखा हुआ है, ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। मतलब ग्रोथ क्या है, बॉडी के अंदर का जो साइज़ है वो जो बढ़ता है वो ही ग्रोथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना कि ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, याद रख लेना इसको, यही डिफरेंस है। और कोई चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक डेवलपमेंट का पार्ट है। एक चीज़ ये याद रख लेना, इट इज़ अ क्वांटिटिव प्रोसेस। इट इज़ ए, हालांकि लिखा नहीं हुआ मैंने, इट इज़ ए क्वांटिटिव प्रोसेस। क्वांटिटिव अब लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्वांटिटिव प्रोसेस है, ठीक है। स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की स्टेजेस क्या हैं भाई? ग्रोथ की अपनी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एक होता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज मतलब जन्म से पहले की स्थिति है। बच्चा जब गर्भ में रहता है, पेट के अंदर रहता है, ये 9 महीने का अंतराल होता है। बच्चा जो है 9 महीने के लिए पेट में रहता है। उसके बाद होता है पोस्ट नेटल। बच्चा जब बाहर आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो आफ्टर द बर्थ मैंने लिखा हुआ है। तो ये ग्रोथ की स्टेजेस हैं। एक्चुअली ग्रोथ जो है ना 2 कैटेगरी में होती है, प्रीनेटल, पोस्ट नेटल। अब यहाँ पे आप लोग के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि प्रीनेटल एक प्रकार की ग्रोथ है। प्रीनेटल एक प्रकार का पीरियड है, एक अवधि है, 9 महीने की एक अवधि है, बच्चा पेट में रहता है। वहाँ पे भी आपको ये जान के हैरानी होगी, बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है। क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग में मान लो बिल्कुल एक छोटे से सेल से स्टार्ट किया होगा बच्चे ने, ठीक है। धीरे धीरे ये जो सेल है ये बड़ा होता गया, तो इतना बड़ा हो गया कि एक्चुअली में बच्चा 1 फीट का हो गया पेट के अंदर ही अंदर। 9 महीने के अंदर 1 फीट या 1.5 फीट की हाइट हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी हाइट है। मतलब एक कम अंतराल में, हालांकि ग्रोथ जो होती है बहुत ही ग्रेजुअल होती है, बहुत ही स्लो होती है, लेकिन प्रीनेटल स्टेज के अंदर जो ग्रोथ होती है उसका जो रेट होता है, यानी कि बढ़ने की जो उसकी दर होती है, ग्रो करने की जो उसकी दर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 9 महीने का मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ। उसके बाद पोस्ट नेटल की अगर बात करें तो फिर जो है धीरे धीरे जो है ग्रोथ आपकी कम होती जाती है। बच्चा जब बाहर आता है ना तो धीरे धीरे जो है बच्चे की ग्रोथ जो है कम होती है। हालांकि होती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है प्रीनेटल स्टेज के अंदर, उसके बाद होती है फिर पोस्ट नेटल के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलते हैं आगे। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है पोस्ट नेटल को पढ़ना, ठीक है। पोस्ट नेटल, अब धीरे धीरे जो है हम कोर पॉइंट्स पे आते जा रहे हैं। पोस्ट नेटल, अब पोस्ट नेटल आपको मैंने बता दिया कि एक ग्रोथ है, ग्रोथ का पीरियड है ये, और ये जन्म के बाद होता है। एक्चुअली में पोस्ट नेटल की हमारे पास 3 स्टेज होती हैं, एक्चुअली में 4 होती है। पहला इन्फेंसी, ठीक है, जो कि जन्म से लेके मान लो 0 से 1 साल के बीच का होगा ये अंतराल आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो अवधि होती है वो चाइल्डहुड की होती है, ये काफ़ी बड़ी अवधि होती है, ठीक है। ये 1 साल से लेके आपका मान लो 12 या 13 साल के आसपास की अवधि होती है ये। और एडोलेसेंस जो है आपका बेसिकली ये आपका नॉर्मली 12 से लेके 18 साल तक का जाता है, 12 से लेके 18 साल तक का ये चला जाता है, ठीक है। चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड अपने आप में एक इतनी बड़ी अवधि है कि इसके अंदर 3 स्टेजेस चलती हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या फिर लेटल चाइल्डहुड। तो ये 3 स्टेजेस अपने अंदर ही अलग अलग से चलती हैं इसमें। इन्फेंसी की बात करें तो ये जन्म के बाद जो पहला साल होता है बच्चे का वो होती है इन्फेंसी स्टेज। उसमें बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। जैसे हमारे घर में भी इन दिनों एक बच्चा है, वो भी अभी अभी जन्म हुआ है, पिछले 1 महीने का हुआ है, तो वो इन्फेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फेंट, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बच्चा है हमारे घर में जो कि 5 साल का है, तो वो चाइल्डहुड की स्टेज में चल रहा है, ठीक है, चाइल्डहुड की, और उसमें भी वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में चल रहा है, ठीक है। और एडोलेसेंस जो बच्चे 11th-12th में हो जाते हैं तो वो बच्चे एडोलेसेंस कहलाते हैं। चाइल्डहुड को हिंदी में कहते हैं, इन्फेंसी को शिशु अवस्था कहते हैं, चाइल्डहुड को बाल्यावस्था कहते हैं, और एडोलेसेंस को हम कहते हैं बेसिकली किशोर अवस्था, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ को। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए हैं, यूटिलाइज़ करें पढ़ाई के पर्पज़ से, ठीक है, इधर उधर ना दें इनको। उसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, अब ग्रोथ हमने पढ़ लिया सारा, अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ना एक ब्रॉड टर्म है दोस्तों, ये एक संसार है, ये एक समुंदर है। ग्रोथ तो कुछ नहीं है इसके सामने, ग्रोथ तो इसका जस्ट एक पार्ट है। ग्रोथ मान लो इसका एक बेटा है, डेवलपमेंट फादर है, बस आप समझ जाओ इस चीज़ को। अब जो डेवलपमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्थ से लेकर डेथ तक ये होता है। देखो ग्रोथ जो होती है वो एक टाइम बीइंग तक होती है। टाइम बीइंग तक मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी तो वो 24-25 साल तक बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती। मान लो 30 साल क्रॉस कर गए हो तो आपकी हाइट जितनी थी उतनी ही रहेगी, अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, ठीक है, डोंट वरी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। जितनी मतलब कोई सा भी आसन कर लो उससे ज़्यादा नहीं होगा। डेवलपमेंट आपका जो है बेसिकली वो पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जन्म से लेता है और पूरा मतलब मरण तक, जब तक आप डेथ वाली स्टेज में नहीं जाते हो तो डेवलपमेंट आपका होता रहता है। एक्चुअली में डेवलपमेंट का जस्ट मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव सिखाया है, इसको डेफिनेशन के अंदर लिमिट करना बहुत मुश्किल है,
ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। एक क्या है, ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। जो डेवलपमेंट है आपका क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव मतलब इसको हम मेजर नहीं कर सकते, जस्ट इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ध्यान रखना, जो कई बार डिफरेंस आ जाता है पेपर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। तो ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटिव प्रोसेस है, ठीक है। जो क्वांटिटिव प्रोसेस उसे कहते हैं कि जो मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सके, जिसका मापन हो सके। डेवलपमेंट बेसिकली जो विकास होता है वो वैल्यूज़ बेस्ड होता है, क्वालिटेटिव बेस्ड होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव वो होता है जिसको मेजर ना किया जा सके। अब मान लो, जैसे मान लो आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो क्या आप इस चीज़ को मेजर कर सकते हो कि आप कितने इमोशनल हो? बताओ सोचो, कोई डिवाइस है आपके पास? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव बेस्ड है, जस्ट वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। क्या आप इस चीज़ को जज कर सकते हो कि आपके अंदर कितनी मॉरलिटी है, ठीक है, कितनी नैतिकता है? नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हम जो है मेजर नहीं कर सकते। क्या आप इस चीज़ को मेजर कर सकते हो आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? हालांकि कुछ टेस्ट हैं, लेकिन फिर भी वो एक्यूरेट मेजरिंग नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट आपका एक प्रकार का समुंदर है, आप कह सकते हैं, एंड ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ दैट समुंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? चलते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं कि जो देखो डेवलपमेंट अगर प्रोसेस वाइज देखा जाए, प्रोसेस वाइज अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर दो प्रोसेस होती है, इंटीग्रेशन प्रोसेस और डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन प्रोसेस होती है कि बच्चा जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो बच्चे की जो मूवमेंट होती हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं। इंटीग्रेटेड मतलब बच्चा पहले तो अपना पूरा आर्म मूव करेगा, ठीक है ना। मूवमेंट की अगर हम बात करें, बच्चा पूरी आर्म मूव करता है। उसके बाद बच्चा जो है बेसिकली अपने हैंड को मूव करता है। उसके बाद बच्चा अपना पाम खोलता है। उसके बाद बच्चा अपना फिंगर टिप खोलता है। तो ये प्रकार का एक मूवमेंट है जिसको हम इंटीग्रेशन, कि बच्चे के अंदर इंटीग्रेशन आ चुका है, ठीक है। वो सारे मूवमेंट को कैसे कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है वो जानता है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान लो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा, क्यूट सा। अब वो बच्चा जो है इतना छोटा है कि अगर वो देखना चाहे अपने लेफ़्ट साइड में, तो वो अपनी पूरी गर्दन घुमा, पूरा गर्दन नहीं, पूरी बॉडी को मूव करेगा, पूरी बॉडी को मूव करेगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, मान लो बच्चा एडोलेसेंस की स्टेज में चला गया, अब जब वो लेफ़्ट में घूमेगा तो क्या पूरा ही घूमता है क्या? वो पूरी बॉडी को ही मूव करता है क्या वो? एक्चुअली में बच्चा सिर्फ समझ जाता है कि नहीं यार, मेरे को तो गर्दन ही घुमा दूँ मैं, तो मैं देख लूँगा मेरे लेफ़्ट में कौन खड़ा है, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं अपना पूरा हिस्सा घुमाऊँ। तो एक्चुअली में ये मूवमेंट उसके अंदर आ जाती है। तो बच्चे ने इंटीग्रेट कर लिया है इन सारी विशेषताओं को अपने अंदर, क्या कर लिया? इंटीग्रेट कर लिया है, एकत्रित कर लिया है, एक साथ कर लिया है। डिफ्रेंशिएशन इसके बिल्कुल उल्टा है। डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्सप्रेशन में विभेदीकरण करना, अलग अलग करना। एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ मैं आपको कि मान लो एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है। अब बच्चा क्या है, जैसे मान लो बच्चे को भूख लग रही है तो बच्चा रोएगा। बच्चे को कुछ खिलौना चाहिए तो बच्चा रोएगा। बच्चे को खेलना है तो बच्चा रोएगा। बच्चे को सूसू आ रही है तो बच्चा रोएगा। बच्चे को पोटी आ रही है तो बच्चा रोएगा। तो देखो सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन एक्सप्रेशन बच्चा सिर्फ एक ही कर रहा है, रोना। इसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। बच्चा कर नहीं पा रहा, विभेदीकरण नहीं कर पा रहा, हर सिचुएशन में एक ही एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। तो बच्चे ने अपने अंदर डिफ्रेंशिएशन अभी डेवलप नहीं किया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा डिफ्रेंशिएशन डेवलप करना सीख जाएगा। तो एक्चुअली में जो डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों का एक साथ मिला के होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोमेन्स। देखो डेवलपमेंट को समझना है तो आपको यहाँ पे डोमेन्स समझनी पड़ेगी। सबसे पहले डोमेन्स मतलब एरिया, कि डेवलपमेंट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो वो आयाम आपको देखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिकल डोमेन, ये आप नोट कर सकते हो। कोग्निटिव डोमेन, सोशल एंड इमोशनल डोमेन्स, मोरल डोमेन। तो ये आपके 5 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। फिजिकल डोमेन जुड़ा हुआ है बच्चों बेसिकली किसी भी बच्चे के शरीर से,
या किसी भी इंसान के शरीर से, बॉडी से रिलेटेड जो उसके बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं वो फिजिकल डोमेन के अंदर जाते हैं, ठीक है। कोग्निटिव डोमेन जुड़ा हुआ है किसी भी इंसान के ब्रेन से, ठीक है, दिमाग से। सोशल डोमेन जुड़ा हुआ है किसी इंसान के दूसरों के साथ बिहेवियर से, ठीक है। इमोशनल डोमेन जुड़ा हुआ है किसी भी इंसान के संवेगों से, संवेग मतलब फियर, ठीक है, या अटैचमेंट, बच्चे को अटैचमेंट हो जाती है ना अपनी मदर से जब बच्चा छोटा होता है। मोरल डोमेन जुड़ा हुआ है बच्चों की नैतिकता से, मोरलिटी को लेके, ठीक है, भाई एक बच्चे का बिहेवियर दूसरे बच्चों के साथ कैसा होता है, ठीक है। और सोशल डोमेन मैंने आपको बता दिया है कि एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ग्रुप के अंदर, देखो ग्रुप के अंदर, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे डोमेन जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लें, आप कुछ करें ना करें लेकिन इस स्लाइड को आप अच्छे से या तो स्नैपशॉट ले लें या नोट कर लें। मैं तो कहता हूँ जितनी भी स्लाइड मैं लेके चल रहा हूँ आप जो है सारे स्नैपशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैंने काफ़ी टाइम खर्च किया है एक पूरी मतलब एक आप कह सकते हैं नोट्स बनाने में, काफ़ी टाइम लगा है इसको। तो आप डोमेन्स का टॉपिक अच्छे से पढ़ें, दिमाग में सेट कर लें। उसके बाद बात करते हैं, देखो अब मैं एक एक डोमेन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कुछ कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डोमेन की, ठीक है। फिजिकल डोमेन में देखो 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सेंसरी मोटर। अब देखो ग्रॉस मोटर क्या होती है। ग्रॉस मोटर होती है, देखो हमारे शरीर के अंदर है ना 2 टाइप की मसल्स होती हैं, एक होती है बड़ी मसल और एक होती है छोटी मसल। बड़ी मसल का मतलब है जैसे हमारी थाई हो गई, जैसे हमारे हैं आर्म हो गई, ठीक है, हमारे लेग्स हो गई, ये तो बड़ी मसल है, लार्ज मसल। किसी भी बच्चे के अंदर जब ये लार्ज मसल एक्टिव होती हैं तो उसे कहते हैं ग्रोस मोटर। ग्रोस मतलब बड़ा, याद रखो ग्रोस मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। फाइन मोटर क्या है, क्या होता है कि भाई फाइन मोटर छोटी मसल्स, मतलब बच्चे के अंदर, शरीर के अंदर, बच्चे के शरीर के अंदर जो छोटी मसल्स होती हैं जैसे कि फिंगर टिप हो गई, फिंगर हो गई, ये छोटी मसल्स हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर होती हैं जब बच्चा जो है अपनी सेंसेस को यूज़ करता है, जैसे कि विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, ये सेंसेस के जरिए तो बच्चा जो है सेंस करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस है मैं आपको बता देता हूँ। सेंसरी मोटर के अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि भाई बच्चा जब छोटा होता है तो उसका टीचर कौन होता है, तो सेंसेस उसके टीचर होती हैं। बच्चा जो है बेसिकली अपने सेंसेस के जरिए जो है इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह की डोमेन होती है, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, सेंसरी मोटर, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस बता दिया है। लार्ज स्मॉल सेंसेस आप अच्छे से याद कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है। एक आज आप एक अगर आपने पढ़ रखा है सीडीपी पहले से ही तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, आने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं, देखो फिजिकल डोमेन के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो हमारा जो ग्रोथ होता है ना वो डायरेक्शनल होता है, मतलब उसकी एक दिशा होती है, ठीक है। वो आपको समझनी है, नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है आपको। स्फेलोकोडल क्या होती है, स्फेलोकोडल। अब ये जो स्फेलोकोडल होता है आप जस्ट ये ऐसे याद कर लो, हेड टू टो मतलब ये जो ग्रोथ होती है ना, जो डेवलपमेंट होता है एक्चुअली में ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिशा। तो हेड टू टो का मतलब है कि इंसान के सर से लेके पैर तक, मतलब पहले तो अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो कंट्रोल होता है वो अपने माइंड पे सबसे पहले होता है, अपने ब्रेन पे। उसके बाद उसका जो कंट्रोल है फिर वो नीचे की तरफ जाता है, फिर उसकी चेस्ट डेवलप पहले, उसके बाद उसकी नेक डेवलप होगी, नेक के बाद चेस्ट होगी, चेस्ट के बाद फिर उसका एब्डोमिनल एरिया डेवलप होगा, उसके बाद उसकी थाई डेवलप होगी, थाई के बाद टो डेवलप होगा। तो जो ये डेवलपमेंट की जो दिशा है बेसिकली ये स्फेलोकोडल हेड टू टो होता है। और ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, स्फेलोकोडल के नाम से पूछ लिया जाएगा, हेड टू टो के नाम से पूछ लिया जाएगा, या फिर टॉप टू बॉटम के नाम से भी पूछ लिया जाता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से दिमाग में रखें। स्फेलोकोडल, ठीक है, स्फेलोकोडल होता है, इसको ऐसे याद कर लें, स्फेलोकोडल हेड टू टो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद बात करते हैं जो इसका सेकंड जो डायरेक्शन है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल।
देखो स्फेलोकोडल तो होता है टॉप से बॉटम की तरफ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। बात आ रही है समझ में आपको? मतलब सेंटर से आउटवर्ड लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी हुई है सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी। अब देखो मैंने एग्जांपल याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले स्पाइनल कोड जो होती है, स्पाइनल कोड ये डेवलप होती है। स्पाइनल कोड मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारे शरीर में, सबसे पहले वो विकसित होती है, ठीक है। देखो अगर वो विकसित नहीं होगी तो फिर एक ढांचा, शरीर का जो ढांचा है, क्योंकि हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो शरीर का ढांचा खड़ा ही नहीं होगा, बॉडी खराब हो जाएगी सारी की सारी। उसके बाद स्पाइनल कोड अगर आपकी डेवलप हो जाएगी तो फिर जो डेवलप होगा वो होगी आर्म, जो कि बाहर की तरफ होती है, ठीक है। मतलब स्पाइनल कोड तो यहाँ पे सेंटर हो गया, और आर्म जो हो गई वो बाहर की तरफ हो गई। आर्म के बाद कौन डेवलप होगा? हैंड्स, और हैंड्स के बाद फिंगर डेवलप होंगी। तो एक प्रकार से जो है ये होगी आपकी स्पाइनल कोड। तो एक प्रकार से क्या है, ये जो डेवलपमेंट होता है वो आपका सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, मतलब पेरीफेरी का मतलब आउटरवर्ड होता है, ठीक है। तो दो तरह के डायरेक्शनल डेवलपमेंट आपको पढ़ने हैं, वो है एक तो स्फेलोकोडल हो गया, ठीक है, ये पुराने वाला जो ये है आपका स्फेलोकोडल, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और एक हो गया आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो ये है सेंटर टू पेरीफेरी होता है। उसके बाद हम सेकंड डोमेन पढ़ते हैं जिसका नाम है कोग्निटिव डोमेन, ठीक है, कोग्निटिव डोमेन। तो देखो कोग्निटिव डोमेन याद करना बहुत आसान है, सिंपल, आप इसको ऐसे याद कर लो। कोग्निटिव डोमेन के लिए अगर मैं एक वर्ड आपको सुझाऊं तो वो सिंपल होता है आपका ब्रेन, ठीक है। आपका ब्रेन होता है कोग्निटिव डोमेन एंड नथिंग। बस ये चीज़ें देख लो कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो सारा हमारा ब्रेन ही तो करता है, मतलब ब्रेन इज़ द किंग ऑफ आवर बॉडी। तो मेंटल डेवलपमेंट, थिंकिंग, बच्चा अगर कोई सोच रहा है तो वो भी कोग्निटिव डोमेन है। कोग्निटिव डोमेन को हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, ये संज्ञानात्मक आप कह सकते हैं। मेमोरी, ये मेमोरी लिखा हुआ है, मतलब आपकी याद करने की पावर, वो सारी ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। लैंग्वेज, आप जो चीज़ें बोल रहे हो, जो वर्ड आपको याद हैं वो सारे ब्रेन के अंदर ही तो हैं। थॉट्स, आपकी सोच, ठीक है, ये सब कुछ आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है। ये इंटेलेक्चुअल वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, हालांकि मेंटल लिख दिया है मैंने। इंटेलेक्चुअल मतलब आपका बौद्धिक क्षमता, वो सारा आपका कॉग्निटिव डोमेन है दोस्तों, ठीक है। तो देखो कॉग्निटिव डोमेन के डेवलपमेंट के अंदर आपका कॉग्निटिव डोमेन भी आता है, जो कि ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ एक अलग चीज़ होती है, ग्रोथ को तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या कॉग्निटिव डोमेन को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक, आप ये मान सकते हो, वो तो समंदर है, ठीक है। उसके बाद मोरल डोमेन पढ़ लो। मोरल डोमेन होती है आपकी एक्चुअली में, ये जो है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर होता है। भाई देखो किसी इंसान का कैरेक्टर कैसा, हम कहते हैं ना, हालांकि हमें कहना नहीं चाहिए कि उस इंसान का कैरेक्टर देखो कितना ख़राब है। अगर किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया है तो देखो कितना ख़राब कैरेक्टर है उसका। मान लो मैं अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दूँ तो मान लो 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों ने क्या किया कि बाहर रेहड़ी पे जाके समोसे खा रहे हैं, बिल जो एंड में देंगे वो शेयरिंग करके देंगे, ठीक है। मान लो 4 दोस्तों ने शेयरिंग करके बिल दे दिया, लेकिन एक दोस्त ने अपना हिस्सा नहीं दिया, तो 4 दोस्त क्या समझेंगे, यार देखो कितना ख़राब कैरेक्टर है इसका। मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ उस बंदे का, ठीक है, जिसने भी बिल नहीं चुकाया। उसके बाद राइट एटीट्यूड, बिहेवियर विद अदर्स, ठीक है, दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर विद अदर्स। एक्चुअली में राइट एटीट्यूड, कि भाई एटीट्यूड कैसा है। हम कई बार ये भी तो कहते हैं कि देखो उसका एटीट्यूड कैसा है, यार बिल्कुल गलत एटीट्यूड से बात कर रहा है मेरे से। तो ये है मोरलिटी, नैतिकता है ये, तो ये इसे कहते हैं मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, मोरल डोमेन कह लो आप। उसके बाद सोशल डोमेन, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करिए तो काफ़ी एक मैराथन टाइप की क्लास हो जाएगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं पार्ट्स में चैप्टर लेके आऊँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो इसमें बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो एक बार ही चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। वीडियो आपका यूट्यूब पे रहेगा ही, आप उसके कभी भी देख सकते हो। उसके बाद 4th डोमेन हमें पढ़नी है अब सोशल डोमेन, जिसको हमने बोला है सोशल डोमेन। अब सोशल डोमेन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल डोमेन होता है चाइल्ड इंटरैक्शंस विद अदर पीपल, मतलब बच्चे का इंटरेक्शन, बच्चे का कम्युनिकेशन, बच्चे का भाषा कौशल दूसरों के साथ कैसा है, उसे कहते हैं सोशल डोमेन, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, सोशल जब एक वर्ड आएगा आपके सामने तो यहाँ पे एक से ज़्यादा प्राणी होंगे हमेशा। मतलब अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है तो वो सोशलाइजेशन हो रहा है, उसका सामाजिकरण हो रहा है, हिंदी में इसको कहेंगे सामाजिकरण करना, ठीक है।
चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट इन ग्रुप्स, देखो अब दो बच्चे का अगर ग्रुप बन गया तो दोनों बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, ठीक है। तो देखो ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हमारी पर्सनैलिटी पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा सोशल डोमेन के एक्चुअली इसके अंदर आता क्या है और कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको बड़ा फेमस किया था। लेव वाइगोत्स्की उनका नाम है। कोग्निटिव डोमेन को फेमस किया था जीन पियाजे ने, ठीक है, और मोरल डेवलपमेंट को फेमस किया था कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे उठाया है क्योंकि ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये वर्ड है प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब जो बच्चे का समाजीकरण है, जो बच्चे का समाजीकरण है प्राइमरी सोशलाइजेशन, वो एक्चुअली में ऑप्शन दे देते हैं फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, आस पड़ोस जो भी है, तो इसका आंसर हमेशा आता है फैमिली। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माता पिता को देखता है, सबसे पहले क्या देखता है, अपने माता पिता, भाई बहन या दादा दादी, उनको ही तो देखता है ना। तो ये सारे जो मेंबर हैं इसके फैमिली के यही मेंबर हैं। तो फैमिली के अंदर बच्चे का सबसे पहला सोशलाइजेशन होता है। ये भूल जाओ कि नेबर के अंदर होता है, नेबरहुड या फिर स्कूल के अंदर होता है, ये आपके सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं सारे, ये आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो आपको बेधड़क आँख मीच के फैमिली पे लगा देना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, सभी पेपरों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर, सभी पेपरों के अंदर नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इमोशनल डोमेन। इमोशनल डोमेन क्या है? इमोशनल को हिंदी में कहते हैं संवेग, संवेग, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना हिंदी के अंदर। इमोशनल डोमेन जैसे हिंदी में कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, जैसे फियर, ठीक है, जैसे सैडनेस, जैसे अटैचमेंट, जैसे हैप्पीनेस। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई इमोशनल और कॉग्निटिव में क्या फ़र्क है। तो जो इमोशनल है आपके, जैसे फियर, डर, आपको डर लगता है तो ये आपका इमोशन है। आप खुश हो, जैसे मान लो आप खुश हो, आपको 10 रुपये मिल गए कहीं पड़े हुए, 10 रुपये उठा लिया आपने, तो आप खुश हो जाओगे, यार मेरे को 10 रुपये मिल गए, मेरे को गोलगप्पे खाने आज, तो ये आपकी खुशी है, तो आप खुश हो गए। मान लो आप कोई सिगरेट पी रहे हो, अगर मान लो मेरा कोई लड़का है, वो सिगरेट पी रहा, मैं अचानक से आ गया, ठीक है, उसने मेरे को देखा, सिगरेट नीचे फेंक दी, मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, वो दुखी हो गया, इसे कहते हैं सैडनेस। अटैचमेंट, अटैचमेंट मान लो बच्चा जो है अपनी माँ से अटैच हो जाता है, ठीक है, अपनी माँ की गोद में ही रहने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं अटैचमेंट, कि बच्चा अटैच हो गया। तो ये सब कुछ इमोशनल डोमेन के अंदर आता है, ठीक है, संवेग। और ये ना, और कॉग्निटिव एबिलिटी का इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, याद रखना, संवेग के ऊपर, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी का इमोशनल डोमेन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये पॉइंट भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इमोशनल डोमेन हमेशा इन्फ्लुएंस होते हैं कॉग्निटिव डोमेन से। चलिए अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था दोस्तों, कि एक्चुअली में एक टीचर का काम ही ये है कि वो इन प्रिंसिपल्स को पढ़े, और इस वजह से सीडीपी के अंदर ये प्रिंसिपल पूछे जाते हैं कि बच्चे जो है ना, बच्चे की साइको को समझे, बच्चे के ब्रेन को समझे, एक मनोविज्ञान है बच्चे के अंदर, उस चीज़ को समझे। टीचर के कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले ये चीज़ें जो फिलॉसफी थी, तो पहले साइकोलॉजी नहीं थी, पहले फिलॉसफी थी। तो फिलॉसफी के अंदर से ही सीडीपी निकला हुआ है, साइकोलॉजी निकली हुई है। तो पहले सब कुछ फिलॉसफी पे था और इस फिलॉसफी पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जैसे साइकोलॉजी आ गई, तो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी साइकी को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो समझते कैसे हैं, उनके पीछे पढ़ने का क्या रीज़न है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसका क्या रीज़न है, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका क्या रीज़न है, वो क्यों पढ़ रहा है। तो कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसके पीछे उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। तो जो साइंस है उस चीज़ को स्टडी करते हैं और फिर जो है सोल्यूशन निकाल के फिर उसको डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। तो जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ स्माइल भी कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डेवलपमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सबसे पहला प्रिंसिपल है, नोट कर लेना। डेवलपमेंट जो है, मैं मेन बताऊंगा आपको, प्रिंसिपल्स की हेडिंग लिखे हुए हैं, जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। डेवलपमेंट जो है एक प्रकार की ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब जन्मों जन्मांतर तक ये प्रोसेस चलती है, याद रखना। मान लो एक इंसान अगर 80 साल भी जी रहा है ना, तो 80 साल तक उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। देखो ग्रोथ लिमिटेड है, ग्रोथ तो 35-30 साल तक बस होनी, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपका चलता रहता है, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है, चलते हैं आगे।
उसके बाद पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। पीपल जो है देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल जो है वो डिफरेंट रेट के साथ डेवलप होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था 2 बच्चों को, याद है आपको कि 2 बच्चे जुड़वा बच्चे हैं और मान लो एक बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डिफरेंट रेट से हो रहा है और दूसरे बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डिफरेंट रेट से हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आप ये देख लें, अगर आप टीचर हैं क्लास में आपके 20 स्टूडेंट हैं तो 20 के स्टूडेंट जो 20 स्टूडेंट्स हैं ना उनका जो डेवलपमेंट रेट है वो डिफरेंट होगा। इसी वजह से हर बच्चा दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट विद अदर पर्सनैलिटी या विद अदर चाइल्ड्स, ठीक है। मतलब अगर आप 20 बच्चे पढ़ा रहे हो ना तो ये कह सकते हो कि 20 पर्सनैलिटी को आप टीच कर रहे हो, क्योंकि एक बच्चा उस बच्चे की पर्सनैलिटी यूनिक होगी। अगर एक बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, यूनिक होगी। ऐसी कोई दूसरा बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी भी यूनिक होगी, ठीक है। क्योंकि ये क्यों यूनिक होती है इसका पीछे आंसर मैं आपको आगे वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग क्यों होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले टाइम में, ठीक है। पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। बात आ गई समझ में। उसके बाद तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल। तो ये तो आपको पता ही है कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्शनल होता है। 2 डायरेक्शन होती हैं इसकी, स्फेलोकोडल और दूसरी क्या होती है जल्दी से बताओ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। स्फेलोकोडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। स्फेलोकोडल होती है हेड टू टो और प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है सेंटर से फेरीफेरी की तरफ, यानी कि आउटरवर्ड। सिंपल से कॉम्प्लेक्स आपका जो डेवलपमेंट होता है, पहले तो चीज़ें सिंपल होंगी, पहले तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। देखो पहले एक सेल ही तो होता है शरीर के अंदर, ठीक है। माता के शरीर के अंदर एक सेल होता है, उसके बाद वो सेल जो है कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन शरीर के अंदर डेवलप होंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे, बॉडी की हाइट अलग से डेवलप होगी। तो वो सारी चीज़ें सब कुछ मिलके जो है, और आप सभी को पता है, अगर आपने बायो पढ़ी है तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है इंसान का, वो कैसे हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही तो होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डरली एंड में इन्वॉल्व स्टेजेस। डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डरली होता है, याद रखना, ठीक है। ऑर्डरली एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो एक डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर 4 स्टेजेस हैं, मान लो 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब पहले तो पहली स्टेज ही आएगी, ये कन्फर्म है। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी, उसके बाद तीसरी स्टेज आएगी, उसके बाद चौथी स्टेज आएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि अचानक से चौथी स्टेज आ जाए। मतलब बच्चा जो है पहली दूसरी तीसरी स्टेज पे नहीं पहुंचा, डायरेक्ट ही चौथी स्टेज पे जंप कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। बैटमैन थोड़ी ना है बच्चा। पहली स्टेज आएगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद तीसरी, उसके बाद फोर्थ। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है हर जगह, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ऑर्डरली डेवलपमेंट होता है। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको वैसे समझाऊँ, लेट्स डिस्कस लाइक इन दिस वे, कि मान लो एक क्लास का छोटा बच्चा है, ठीक है। वो ना, ये एग्जांपल भी काफ़ी फेमस है कि वो डायमंड की शेप नहीं बना पा रहा, ठीक है। डायमंड की शेप नहीं बना पा रहा, तो एक्चुअली में उसका टीचर ये समझ लेता है कि अगर ये बच्चा डायमंड की शेप नहीं बना पा रहा, अगर ये बच्चा डायमंड की शेप नहीं बना पा रहा, तो ये बच्चा जो है अगर मैं इसको स्क्वायर बनाने के लिए दूंगा तो ये वो भी नहीं बना पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। क्योंकि डेवलपमेंट जो है एक ऑर्डर वे में होता है। सबसे पहले बच्चा डॉट बनाना सीखता है, 2 डॉट से एक लाइन बनाना सीखेगा। उसके बाद बच्चा ट्रायंगल बनाना सीखेगा। उसके बाद बच्चा 4 साइड वाले शेप्स बनाना सीखेगा। उसके बाद बच्चा जो है कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना सीखेगा, लाइक क्यूब, लाइक टेट्राहेड्रन, लाइक डायमंड। तो पहले बच्चा जो है सिंपल, जैसे मैंने बोला ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। तो जब सिंपल चीज़ें ही बच्चों को बनानी नहीं आती तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बच्चा क्या बनाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर वे में होता है। और डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे आपके जीन पियाजे हैं, उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं अपने डेवलपमेंट में, ठीक है। जैसे एरिक एरिक्सन भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी स्टेजेस दी हैं अपने डेवलपमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप याद करके चलें, नोट्स बनाने अपने। उसके बाद डेवलपमेंट इज़ कम्युलेटिव। डेवलपमेंट जो है वो कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव का मतलब थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि 9th क्लास में अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ रहा है तो टीचर ये मान के चलता है कि भाई इसको 8th क्लास का सारा क्लियर है, तब ये बच्चा 9th में आया है। अब ऐसा तो है नहीं कि 9th क्लास को छोड़ के हम 8th क्लास का उसको दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है कम्युलेटिव प्रोसेस है। ये सेम उस पर भी चल सकता है। जैसे मान लो कोई चैप्टर 8 है, तो चैप्टर 8 का मतलब अगर कोई बच्चा चैप्टर 8 पे पहुंचा है, मतलब उसने 1 से लेकर 7 तक तो पहले ही कर रखे हैं, तो 7 में
जो है, जो चीज़ें उसने पढ़ रखी हैं वही चीज़ें एक्सटेंड हो रही हैं चैप्टर 8 में, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से, अगर बच्चे ने चैप्टर 7, 6, 5 नहीं कर रखा है तो इसका मतलब वो बच्चा जो है चैप्टर 8 भी नहीं कर पाएगा। तो डेवलपमेंट जो है उसको मतलब गेन करने में प्रॉब्लम होगी। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट जो है ग्रेजुअल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रेजुअल होता है, याद रखना, बहुत स्लो होता है। मान लो आपके सामने वो इतना स्लो होता है कि डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक बच्चे का ग्रोथ हो रहा होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। मान लो एक बच्चा है आपके सामने, 10 साल का बच्चा है, वो उसके अंदर ग्रोथ हुई है लेकिन आपको दिखाई नहीं दी है। मान लो आप 10 साल के बाद कहीं बाहर चले गए, 10 साल के लिए बाहर चले गए, आर्मी में हो, आप आर्मी में चले गए, 10 साल बाद आए हो, तो बच्चा 20 साल का हो जाएगा। फिर आप उस बच्चे को पहचान नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा हाँ यार डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर, 10 साल में ये बच्चा कैसा था और 20 साल का भी ये बच्चा कैसा लग रहा है। तो जब आपको नज़र आता है डेवलपमेंट, पहले नज़र नहीं आ रहा है, इतना स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में? प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल पूछे जाते हैं कि मान लो 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा ABCD की फॉर्म में, ABCD, इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे पूछता है। इनमें से मान लो चार में से 3 तो प्रिंसिपल का होगा और एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो प्रिंसिपल नहीं है, तो वो ऑप्शन आपसे चूज करवाएगा इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ही प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझ लो, केवल 2 ही कारक ऐसे होते हैं, एक तो होता है हेरिडिटी और एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिनका गुणगान पूरी साइकोलॉजी के अंदर चलता ही रहता है, ठीक है। हेरिडिटी होती है एक जेनेटिक फैक्टर, जीन्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं आपके अंदर आपके पेरेंट्स की वजह से, आपके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हुए हैं आपके दादा की वजह से, यानी कि ग्रैंडफादर की वजह से, ग्रैंडफादर में ट्रांसफ़र हुए थे उनके फादर की वजह से। तो ये जो जीन है ये पीढ़ी टू पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है, जेनेटिक टू जेनेटिक चलते रहते हैं, इसे बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको अनुवांशिकता, हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। उसके बाद बात आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो एक प्रकृति के अंदर आ जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। बहुत से एनवायरनमेंट फैक्टर हैं जो उसको घेर लेते हैं और फिर वो भी जो है डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का गुणात्मक प्रभाव होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। गुणात्मक, योगात्मक में नहीं बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, प्लस भी नहीं बोला है मैंने बोला है गुणात्मक, मतलब मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ। हेरिडिटी एनवायरनमेंट को कॉम्प्लीमेंट करती है, एनवायरनमेंट हेरिडिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है, तब कहीं जाके आपका डेवलपमेंट होता है। और याद रखना हेरिडिटी जो है जेनेटिक फैक्टर होता है। हेरिडिटी मतलब एक स्टैटिक फैक्टर है जो कि बॉडी से रिलेटेड होगा, बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट बाहरी दुनिया होती है जब इंसान बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर में से कम 2 नंबर का आपका फिक्स हो जाएगा, मैं गारंटी देके चलता हूँ, 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है। उसके बाद देखो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, हेरिडिटी और ये मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, और ये एनवायरनमेंट है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो है गुणात्मक प्रभाव होता है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है गुणात्मक प्रभाव, दोनों का गुणात्मक प्रभाव होगा, अंतक्रिया होगी, इंट्रैक्शन होगा, तभी आपका डेवलपमेंट बनेगा। याद रखो इस चीज़ को, तभी आपका विकास होगा, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी कम हो गई ना तो हो सकता है आपका डेवलपमेंट बिगड़ जाए, ठीक है। मान लो आपकी हेरिडिटी कमज़ोर हो गई, हेरिडिटी मतलब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड होती है ना, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो डेफिनेटली आपकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगी जब आप बड़े हो जाओगे। मान लो आपका एनवायरनमेंट ख़राब है, आप ऐसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हो जिनकी ख़राब आदतें हैं, जो शराब पीते हैं, तो आपका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। आप पढ़े लिखे भी अनपढ़ गवार की तरह बिहेव करोगे। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का जो मिक्सचर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एंड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। देखो नेचर यहाँ पे बोला गया है हेरिडिटी को और नर्चर बोला गया है एनवायरनमेंट को। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या है, ये जो एक्चुअली में डिबेट बहस क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों में से किसका ज़्यादा प्रभाव है डेवलपमेंट पे, तो आपका क्या आंसर होगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 50-50% कर देते हैं। हेरिडिटी भी 50% है और आपका एनवायरनमेंट भी क्या है, 50% है,
एनवायरनमेंट भी क्या है 50% है, ठीक है। मतलब बाइसिंग नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, हेरिडिटी को भी 50% दे दिया और एनवायरनमेंट को भी 50% दे दिया। बट ये थ्योरी, और काफ़ी बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है, बट ये गलत है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि भाई हाँ 50% एनवायरनमेंट का है और 50% हेरिडिटी का है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर। ऐसा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में। हो सकता है हेरिडिटी का कम है लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है एनवायरनमेंट का रेशियो कम है लेकिन वहाँ पे हेरिडिटी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, गुणात्मक प्रभाव होता है, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। 50-50% नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि ऑप्शन में जैसे मान लो अगर ये लिख देते हैं, मान लो 40% किसका, हेरिडिटी का, और 60% किसका, एनवायरनमेंट का, ऐसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो फिर 60% आपको एनवायरनमेंट को क्यों दिया आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपने हेरिडिटी को कम कर दिया है। और हेरिडिटी को समझ लेना हमेशा, हेरिडिटी एक प्रकार का स्टैटिक फैक्टर है। हेरिडिटी एक प्रकार का क्या है, स्टैटिक, मतलब स्थिर। एक बार जो आपको मिल गया ना आपके पेरेंट्स से जीन के फॉर्म में, वो मिल गया, वो इनहेरिटेड गुण है, आपके ट्रेट्स हैं। और एनवायरनमेंट आपका एक प्रकार का डायनामिक है, डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है। अब एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट कुछ भी है, सब कुछ है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को छोड़ दो, सब कुछ एनवायरनमेंट है। बच्चा जब बाहर आता है, जन्म लेता है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, मोबाइल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चैट कर रहा है, स्नैपचैट कर रहा है, जो भी है सब कुछ हेरिडिटी है। बच्चा खेल रहा है, बच्चा एक्टिविटी में बिजी है, सब कुछ हेरिडिटी है, सब एवरीथिंग इज हेरिडिटी, सॉरी नॉट हेरिडिटी, सॉरी फॉर दैट, एनवायरनमेंट है, ठीक है। बच्चा दूसरों से बात कर रहा है, ये एक एनवायरनमेंट फैक्टर है, ठीक है। सोशलाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। हेरिडिटी ये एक प्रकार का स्टैटिक है, एक बार जो फिक्स है, जो मिल गया, ठीक है। आपके शरीर में मतलब हड्डियाँ कैसी हैं ठीक है, मतलब एक हर्ट है तो फिक्स है ना, अब 2-3 हर्ट तो हो नहीं सकते। और ये बात समझ में, किडनी आपकी 2 हैं, 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, 2 लेग्स हैं, 3 तो हो नहीं सकती, 1 भी नहीं होगी, तो ये फिक्स है, स्टैटिक है ये, ठीक है। जबकि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का जो नेम है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस चैप्टर का जो नेम है क्या है, कोई बच्चा बता सकता है कमेंट में? इस चैप्टर का नेम है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस। ये चैप्टर फर्स्ट है। क्लास का टाइमिंग काफ़ी बड़ा हो गया, और मैंने हालांकि सब कुछ चीज़ें जो हैं आपको खोल खोल के समझाई है, और एंड में तो मैं यही कहूँगा, दी एंड, ठीक है, दी एंड बाई टैट्सक्रू, ठीक है। आप देख रहे हैं टैट्सक्रू चैनल, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। साथ में क्या करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी, ठीक है। प्यार की घंटी है यार, बजा दो, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू फॉर दैट। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टाटा।